एपिसोड की शुरुआत में हम माकी को देखते हैं जो जेनिन हाउस आ गई होती है। वहाँ नोया भी होता है जो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ काहे आई हो, तुम्हें ना तो काली शक्तियाँ यूज करनी आती है और ना तुम कर्स स्पिरिट को देख सकती हो। ऊपर से जो थोड़ा बहुत तुम्हारा लुक्स था वो भी अब फेयर एंड लवली के कारण खराब हो चुका है। अब तुम्हें कोई भाव नहीं देगा। ये कितनी दुख की बात है। सीधे सीधे वो माकी को बेइज्जत कर रहा होता है, लेकिन माकी उसे कतई इग्नोर कर देती है और वहाँ से खिसक लेती है। फिर वो वेपन रूम की तरफ जाने लगती है। वही वेपन रूम जहाँ पे सारे फॉरबिडन कर्स टूल रखे होते हैं जो कि कलिंग गेम के टाइम काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। तभी उसकी महातारी पीछे से रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है वहाँ मत जाओ, वापस आ जाओ, हमें वेपन रूम में घुसने की इजाजत नहीं है। लेकिन माकी कहती है मैंने क्लैन के लीडर से परमिशन ले ली है। तभी हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब माकी मेगुमी को बताती है कि जेनिन क्लैन का हेड अब वो है। मेगुमी एकदम चकरा जाता है और कहता है नो थैंक यू, मुझे कोई पागल खाने का चौधरी नहीं बनना है। माकी बताती है कि ये नौबीतों की आखिरी इच्छा थी। उसने ये भी कहा है कि जेनिन क्लैन की सारी जायदाद तुम्हें दी जाएगी, साथ में वो फॉरबिडन कर्स टूल और ढेर सारा रुपया, पावर, रसूख। लेकिन मेगुमी बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम ही काहे नहीं बन जाती हेड। जिस पर माकी कहती है कि मैं नहीं बन सकती, मुझे क्लैन में कोई पसंद नहीं करता है, इसीलिए मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो लोग। मेरे पास ना तो कर्स एनर्जी है ना ही मैं डोमेन बना सकती हूँ। ये सब सुनने के बाद मेगुमी तैयार हो जाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ माकी की माँ चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है कि वापस आ जाओ, लेकिन माकी एक नहीं सुनती और वो अंदर घुसती ही चली जा रही थी। आखिर में वो वेपन रूम के गेट तक पहुंच जाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। वो बिना टाइम खोए गेट खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वो एकदम सन्न रह जाती है। वो बोलती है बापू आप यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है नोया और जिंची जेनिन पे। उनको ये सब के बारे में पहले से ही पता होता है। जैसा कि आपको पता है कि नोया मेगुमी को निपटाने गया था कुछ दिन पहले, लेकिन जिंची का मानना था भले ही मेगुमी क्लैन का लीडर बनने लायक नहीं है, लेकिन हम उसे ऐसे ही नहीं मार सकते। उसका गोजो क्लैन और कामो क्लैन के साथ काफी अच्छा जुगाड़ है, इसीलिए अगर हम उसे बिना किसी वजह के हटा देंगे तो जेनिन क्लैन की इज्जत और भी खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से हम पावर हथियाने वाले चक्कर में बाकी क्लैन से पीछे रह जाएंगे। नोया बोलता है हाँ मैं समझ गया, लेकिन तुम मुझे ये सब अभी काहे बता रहे हो। जिंची बोलता है क्या तुमने अभी तक हेडक्वार्टर का नोटिस नहीं पढ़ा। उस नोटिस के मुताबिक गोजो सातोरो को शिबुया कांड के लिए दोषी पाया गया है और उसे हमेशा के लिए जुजुत्सु सोसाइटी से बाहर कर दिया गया है। इसीलिए अगर कोई उसे प्रजन रेलम से निकालने की कोशिश भी करेगा तो वो एक जुर्म माना जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जिंची बताता है कि हम इसका फायदा उठाकर मेगुमी, माकी और माई को टपकवा देंगे और कह देंगे कि वो गद्दार हैं जो गोजो को जेल से निकालने में मदद कर रहे थे। इस तरह से हमारा कांटा भी निकल जाएगा और कोई क्लैन वाले हमें दोष भी नहीं दे पाएंगे। नोया पूछता है तो क्या अंकल ओगी ये काम कर लेंगे। जिंची बोलता है ये प्लान उन्हीं का था। और तभी सीन शिफ्ट होता है माकी पे जब उसके सामने उसका बाप ओगी जेनिन खड़ा होता है। वो बोलता है यहाँ कोई कर्स टूल नहीं है, हमने पहले ही पूरा खाली करवा दिया था। और तभी हम देखते हैं कि माई जेनिन यानी माकी की जुड़वा बहन जो कि काफी ज्यादा चोटिल हालत में जमीन पर पड़ी होती है। वो बोलती है तुम यहाँ काहे आ गए बेवकूफ। ये सब देखने के बाद माकी अपना कर्स टूल निकालती है और अपने बाप की तरफ बढ़ने लगती है। ओगी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है तुम्हें पता है जेनिन क्लैन का पिछला हेड मैं काहे नहीं बन पाया। माकी बोलती है हाँ क्योंकि तुम एक सनकी हो जिसे अपने बच्चों का ही कत्ल करना पसंद है। तभी ओगी अपनी तलवार से हमला कर देता है, लेकिन माकी उसको अपने कर्स टूल से हटा देती है। ओगी दोबारा तलवार घुमा के हमला करने जाता है, लेकिन माकी अपने कर्स टूल से सच में उसके तलवार के 2 टुकड़े कर देती है। जैसे ही उसकी तलवार टूटती है माकी को पता था कि उसके वार की पहुंच अब कम हो गई, इसीलिए वो उसके और पास जाकर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन ओगी अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके तलवार की लंबाई को फिर से बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से माकी उसके वार की रेंज में आ जाती है और उसे एक काफी गहरा घाव लग जाता है। माकी ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। वो हैरान रह जाती है, पर अब काफी देर हो चुकी थी। उसका काफी खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ओगी अपनी दोनों बेटियों को घसीटते हुए ले जा रहा होता है और कहता है मैं तुम दोनों की वजह से ही जेनिन क्लैन का लीडर नहीं बन पाया। मैं किसी भी चीज में अपने भाइयों से कम नहीं था, बस एक चीज छोड़कर मेरे पास तुम दोनों जैसे फुसफसिए और बेकार बच्चे थे जो मुझे पूरी जिंदगी पीछे खींचते रहे। फिर वो उन दोनों को एक सजा वाले कमरे में ले जाकर पटक देता है। ओगी बताता है कि ये एक पनिशमेंट रूम है जहाँ पर अनगिनत ग्रेड 2 या उसके नीचे के कर्स स्पिरिट होते हैं। वो अभी मुझसे डर रहे हैं, इसीलिए बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगा वो तुम दोनों को कुछ ही सेकंड में कच्चा चबा जाएंगे। इतना कहकर वो वहाँ से निकलने लगता है। इधर माकी अभी भी बेहोश होती है क्योंकि उसका काफी ज्यादा खून बह चुका था, लेकिन माई को होश आ जाता है। वो उठ के तुरंत माकी के पास आ जाती है और रोते हुए कहती है तुम सच में बहुत ढीठ हो, मुझे पता था एक दिन ये होने वाला था। जिसके बाद माई माकी को किस करती है, लेकिन माई का माकी को किस करने के पीछे कोई चक्कर वक्कर वाला रीजन नहीं था, बल्कि वो किस असल में विदाई और रूह को सौंपने का इशारा था। जो जुत्सु के कायदे के हिसाब से जुड़वा एक ही कर्स एनर्जी सिस्टम शेयर करते हैं और जब तक माई जिंदा थी माकी अपनी असली ताकत तक नहीं पहुंच सकती थी। उस किस के साथ ही माई ने अपनी जान बाइंडिंग वो के जरिए कुर्बान कर दी।
अपनी सारी कर्ज एनर्जी माकी से हमेशा के लिए हटा दी और एक जबरदस्त कर्ज टूल बनाया। इस पल के बाद माई पूरी तरह गायब हो जाती है और माकी आखिरकार जीरो कर्ज एनर्जी के साथ पूरी तरह हेवनली रिस्ट्रिक्शन अनलॉक कर लेती है। इसके बाद माकी को जैसे ही होश आता है वो पूरी तरह हक्की बक्की रह जाती है और माई को अपने सामने मरा देख के टूट जाती है। हमें उसके हाथ में वो कर्ज टूल भी दिखता है जो माई ने बाइंडिंग वो से बनाया था। तभी हम ओगी जेनिन को देखते हैं। वो ध्यान देता है कि यहाँ जितने भी कर्ज स्पिरिट थे उन सबको किसी ने साफ कर दिया, लेकिन तभी उसे अचानक कुछ बहुत ही डरावना ऑरा महसूस होता है जो कि उसे तोजी से मिलता जुलता लग रहा था। वो बुरी तरह डर जाता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम जिंदा कैसे बच गई? और अपनी तलवार निकाल कर कहता है इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हड्डियां तक फूंक दूंगा। और एक बहुत ही तगड़ा दूर तक जाने वाला स्लैश मारता है, लेकिन अगले ही पल माकी सच में अपने बाप की गर्दन उड़ा देती है, वो भी बिना उसे पता चले। मतलब वो अब एकदम तोजी के लेवल की बन चुकी थी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेनिन क्लैन के कैंपस में, जहाँ पर तुरंत खबर फैल जाती है कि माकी ने अपने बाप को मार दिया और बौरा गई। वहाँ नाओया और जिंची भी होते हैं, पर वो लोग इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। तभी वहाँ जेनिन क्लैन का कॉम्बैट स्क्वाड आ जाता है। वो बोलते हैं आप लोग फिक्र ना करो, हम माकी को धर लेंगे। उन्हें लगता है कि माकी ने ओगी को धोखे से मार दिया होगा। असल में ये कॉम्बैट स्क्वाड नॉन सॉर्सर्स की होती है, लेकिन ये लोग काफी मजे हुए फाइटर्स होते हैं। जेनिन क्लैन वाले इनका इस्तेमाल अपने गंदे काम करवाने के लिए करते हैं। इसमें हजारों सिपाही होते हैं। एक टाइम पर माकी भी इसी स्क्वाड का हिस्सा हुआ करती थी। इधर आखिर में माकी वेपन रूम से बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर आते ही सारे सिपाही उसे घेर लेते हैं और सब मिलकर एक साथ हमला करने के लिए बढ़ते हैं। पर अब ये पहले वाली माकी नहीं थी। वो लिटरली उन सबको गाजर मूली की तरह काट के रख देती है। उसके वार इतने तेज होते हैं कि कोई भी सिपाही उसे छू तक नहीं पा रहा होता और वो उन सबको बेरहमी से मार रही होती है। दीवार पर सच में खून से पेंटिंग बन रही होती है। थोड़ी देर बाद वो सारे सिपाहियों को हरा देती है। वहाँ पर सच में खून की नदियां बह रही होती हैं। तभी माकी को लगता है कि वहाँ कोई आ चुका है। हम देखते हैं वो बंदा कर्स टेक्निक इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा हाथ बनाता है और माकी को कुचलने की कोशिश करता है, पर माकी काफी आराम से उसे चकमा दे देती है। तभी हमें दिखता है कि 3 सॉर्सर्स की टीम आ चुकी है जिनको हे बोला जाता है। असल में ये लोग जेनिन क्लैन के सबसे तगड़े सॉर्सर्स की टीम होते हैं, जिसमें से एक बंदा जिंची जेनिन भी होता है। उसके साथ कॉम्बैट स्क्वाड का कैप्टन भी होता है। माकी सबसे पहले उस पे ही हमला करती है। वो बंदा बचने की कोशिश करता है, लेकिन माकी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो मुकाबला ही नहीं कर पाता और माकी सच में अपने खाली हाथों से उसका गला फाड़ देती है। उसके बाद वो उस हे टीम के बुढ़े पर हमला करने जाती है। वो भी माकी का ये बदलाव देख के दंग रह जाता है। वो सोचता है ये तो वो वाली माकी नहीं है, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक माकी उसका भी गला काट के मार डालती है। लेकिन तभी जो उस टीम में बच्चा वो अपनी कर्स टेक्निक इस्तेमाल करके माकी को जोर से जकड़ लेता है और एक जगह रोक देता है। माकी हिल नहीं पा रही होती। वो जिंची को बोलता है कि मैं ज्यादा देर तक इसे थाम नहीं पाऊंगा, आप जल्दी से इसे खत्म करो। लेकिन माकी भी अपना पूरा जोर लगा रही होती है उसकी पकड़ से निकलने के लिए। उधर उस लड़के की सच में हालत खराब हो रही थी, क्योंकि माकी को रोके रखने में इतना ज्यादा दबाव लग रहा था कि उसकी मांसपेशियां फटने लगती हैं, उसकी आंखें बाहर आने लगती हैं, लेकिन फिर भी वो किसी तरह माकी को थामे रहता है। तब तक जिंची माकी पे अपना काफी जबरदस्त हमला छोड़ता है, जिसकी वजह से वो पूरा इलाका तबाह हो जाता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। इधर वो बच्चा बोलता है आपने आखिरकार उसे हरा दिया जिंची सर। इतना बोलकर वो अपना दम तोड़ देता है। तभी धुआं साफ होता है और हम देखते हैं कि उसमें से माकी निकल रही है और उसके हाथ में जिंची का सर होता है, जो कि वो नदी में फेंक देती है। मतलब इस वक्त वो मम्मी माकी से मॉन्स्टर माकी बन चुकी थी। तभी वहाँ नाओया भी आ जाता है। वो बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा पत्थर दिल हो, क्या तुम्हारे पास कलेजा नहीं है? माकी शांति से बोलती है नहीं कलेजा तो वो ले गई अपने साथ। मतलब भाई क्या लाइन बोली, मुझे अपनी एक्स की याद आ गई। खैर इधर इन लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार माकी बुरी तरह से पिट रही होती है। पर वो इस बीच नाओया की FPS टेक्निक को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाओया रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो घूंसों की बरसात कर देता है। हालांकि माकी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, पर उसे कोई मौका भी नहीं मिल रहा था। नाओया बोलता है तुम तोजी नहीं हो और ना ही उसके जैसा कभी बन पाओगे, तुम बस एक नकलची हो। जैसा कि आपको पता है कि नाओया की टेक्निक में वो जिस भी चीज को छुएगा उसको 1 सेकंड के अंदर 24 अलग अलग चालें तय करनी पड़ेंगी। अगर कोई चूक जाता है तो वो 1 सेकंड के लिए जाम हो जाएगा, जो कि काफी होता है नाओया जैसे बंदे के लिए। इसीलिए माकी भी इतना जूझ रही होती है। लेकिन काफी देर पिटने के बाद माकी आखिरकार उसकी टेक्निक को समझ लेती है। वो बोलती है तुम्हारी टेक्निक तुम्हें 1 सेकंड में 24 मोशन बनाने देती है। मैं अब आखिरकार तुम्हारे हमलों के पार देख पा रही हूँ। तुम कुछ ज्यादा फास्ट वगैरह नहीं हो। और वो लिटरली उसकी रफ्तार की बराबरी कर पा रही होती है। ये देख के नाओया की भी सच में फट जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, माकी सीधा उसके मुंह पर एक ऐसा मुक्का मारती है जिससे सच में उसका खोपड़ा चटक जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा सुकून देता है। अब इसके बाद माकी फिर से कैंपस में आ जाती है और अपनी माँ को खोजने लगती है। वहाँ चारों तरफ बस लाशें ही लाशें होती हैं। तभी उसकी माँ मिल जाती है। वो काफी ज्यादा डरी होती है और बोलती है ये क्या कर डाला तुमने, तुम मुझसे दूर रहो। माकी पूछती है तुम मुझे वेपन रूम में जाने से काहे मना कर रही थी। माकी समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं जो भी माई के साथ हुआ है उसके पीछे इसकी माँ का भी हाथ होगा।
होगा, इसीलिए वो अपनी माँ की भी एक बात नहीं सुनती और उसको भी निपटा देती है। अब थोड़ी देर बाद हम माकी को देखते हैं जो माई की लाश लेकर बाहर जा रही थी। तभी वहाँ माई की एक क्लासमेट आ जाती है जो उसकी काफी अच्छी सहेली थी। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और बोलती है इसीलिए मैं मना कर रही थी उसे कि वो ना जाए। माकी उसकी लाश उसके पास रख देती है और कहती है तुम इसका ख्याल रखना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड और पूरा जेनिन क्लेन यहीं पे खत्म हो जाता है, बिल्कुल उच्चिहा क्लेन की तरह। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, और बाकी वीडियोस को चेकआउट करो।